हाँ बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति आज आपको क्लास 10th का पाचन की क्रियाविधि के बारे में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि किस प्रकार से पाचन की क्रिया हमारे बॉडी के अंदर होती है और उसको हम डायग्रामेटिक करने का मतलब चित्र के आधार से उसको हम लोग देखेंगे। और पाचन की बात करें तो पाचन की जो परिभाषा होती है उसको सरल रूप में हम बता सकते हैं कि पाचन की जो क्रियाविधि है वह जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की एक परिघटना है। बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में बदल देना, यही पाचन है। अब उस पाचन की क्रियाविधि हम अपने आहार नल के मुख्य गुहा से प्रारंभ करते हैं और उसका डाइजेशन जो होता है छोटी आंत में जा कर के पूर्ण उसका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ तक की क्रियाविधि जो होती है पाचन की भोज्य पदार्थों का, उसमें दो विधियाँ आती है। जैसे टॉपिक हमने बोला अभी, पाचन की जो क्रियाविधि होती है वह दो तरह की होती है। एक तो होता है भौतिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन फिजिकली डाइजेशन किसको कहा जाता है? फिजिकली डाइजेशन उसको कहा जाता है जिस पर वार करके जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित करें। जैसे हमारा दांत है। भौतिक पाचन की क्रियाविधि कहाँ कहाँ होती है? हमारे मुख गुहा में, आमाशय में और आहार नाल की नलियों में होता है। मुख गुहा में कैसे? हमारा दांत भोजन पर वार करता है और भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यह मुख गुहा में भौतिक पाचन हुई। यही आमाशय क्या करता है? क्रमाकुंचन गति उसका क्या है? आमाशय फूलता और पचकता है, जिसके तहत भोजन के जो पार्ट्स होते हैं आमाशय के रसांकुरों के बीच में आकर के टूटते हैं और फिर इसके बाद आहार नाल की क्रमाकुंचन के द्वारा भी पाचन होता है। तो ये भौतिक पाचन के अंदर मतलब कि फिजिकली एक्टिवेशन के द्वारा यदि हमारा पाचन होता है तो इसको भौतिक पाचन के अंतर्गत लेते हैं। और रासायनिक पाचन क्या है? रासायनिक पाचन भी हमारे मुख गुहा में होता है। हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ है। वह लार ग्रंथियाँ एंजाइम्स और का स्रावण करती है। जो एंजाइम्स हमारे भोजन के टुकड़ों पर भोजन पर क्रिया करके उनको सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद वह भोजन यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद आमाशय में भी जाता है। आमाशय में भी उसका रासायनिक पाचन होता है। आहार नली में भी रासायनिक पाचन होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि भौतिक और रासायनिक पाचन दोनों हर जगहों पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन सभी स्थानों पर जो रासायनिक पाचन होता है वह केमिकलाइज के द्वारा होता है भोजन का पाचन, और भौतिक जो होता है उस पर वार करके किया जाता है। तो इस तरह से इन सभी स्थानों पर रस का भी श्रवण होता है और भौतिक क्रमाकुंचन गति के द्वारा भी यह पाचन होता है। अब हम आहार नली के उस सभी पार्ट्स को देखें कि वह किस प्रकार से हमारी आहार नलियों में भोजन जाता है और किस प्रकार से वह धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। उसकी क्रियाविधि हम चित्र के द्वारा समझेंगे। आए हम जरा डायग्राम आपके सामने उसको रखते हैं, ध्यान दीजिए। यह पाचन तंत्र, इसको हम कहें पाचन तंत्र।
यह आहार नाल का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम से हम समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ पर पाचन किस तरह से होता है। बनाने का तरीका अगर हम ध्यान देंगे तो एक सरल डायग्राम की तरह से हमें हर पार्ट्स को समझना है। ऐसा इसको न समझ लें कि यह हमारे लंग्स में ही है, हमें समझना है सिर्फ। यह पूरा आहार नाल है। यह कोलन का पार्ट्स होता है। यह हमारी छोटी आंत होती है। ये आपको पता होगा कि छोटी आंत की लंबाई मैक्सिमम 6 से 7 मीटर, जो ये कुंडलित रूप में उधर गुहा में इसको किसी भी तरह से लपेट करके या अंत में आकर के इसी कालन में यह खुल जाती है। यह आहार नाल का पूरा एक आपके सामने चित्र है, जिसमें हम ये हमारी क्या है, इसको हम पढ़ते हैं मुख। मुख किसे कहते हैं, शायद डिफिनीशन भी हो सकता है न पता हो कुछ बच्चों को, कि अपने मुख की डिफिनीशन भी नहीं पता है। 2 होठों से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, मुख कहा जाता है। यह अपने पीछे जिस भाग में खुलती है उस भाग को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, जिसमें मुख गुहा में जबड़े होते हैं और इन जबड़ों पर दांत फिट होते हैं। तो इस कैविटी को कहा जाता है मुख गुहा, मुख गुहा। और ठीक इसके पीछे यहाँ पर 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है जो ऊपर नीचे इसी के आगे पीछे रहती हैं। तो इसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। यह एंजाइम्स का स्रावण करती है जिसमें भोजन का पाचन होता है। और ये जो पार्ट्स है यहाँ पर, यहाँ श्वास नली की भी नली खुलती है, इसलिए यह एक ऐसा पार्ट्स है जिसको कहा जाता है चौराहे की तरह यह कार्य करता है। इस स्थान को कहा जाता है ग्रेशनी।
यह पार्ट हो गई ग्रसनी, और इसके नीचे ये जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई की हमारी ग्रास नली की लंबाई होती है, ग्रास नली, यह ग्रास नली की लंबाई होती है। और ये डायग्राम में एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है, ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर, और इसी स्थान पर ये हमारा लीवर का फंक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं यकृत, यकृत जो कि आहार नली का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। और इसी में एक पित्ताशय होता है जो यकृत पित्तरस का स्रावण करती है। यह पित्तरस आकर इसी पित्ताशय में एकत्रित होता है, जो पित्त नली की सहायता से, यह पित्त नली की सहायता से फिर यह ग्रहणी में यह आता है। इसको बोलते हैं पित्त नली। एक बार हम चित्र को की तरफ से ध्यान देते हुए लिखते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। यह जो पार्ट्स होता है, यहाँ से जो नली आती है, यहाँ का जो पार्ट्स होता है यह ग्रहणी है, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ग्रहणी एक ऐसा पार्ट्स होता है आहार नली का जहाँ पर कोई भी जूस सिक्रीट होता नहीं है, यह किसी न किसी नली के द्वारा आकर के एकत्रित होता है, और इस भाग में लगभग भोजन का पूर्ण पाचन माना जाता है। और ये इसका जो भाग है, इसी ग्रहणी से लगी हुई संरचना, इसको हम बोलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय, यह अग्न्याशय जो होता है इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन से लेकर के कुछ एंजाइम्स का भी श्रवण करता है। जो अग्न्याशयी नली, पैंक्रियाटिक डक्ट, अग्न्याशयी नली, पैंक्रियाटिक डक्ट इसको बोलते हैं। इसी के सहारे से वो ग्रहणी में रस आता है। फिर यहाँ जैसे ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो भोजन फिर चला जाता है छोटी आंत में। ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का ही पार्ट्स होता है, छोटी आंत। और यह छोटी आंत में रसांकुर होते हैं। फिर भोजन डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ होता है उसको कॉलन में ला करके छोड़ दिया जाता है। तो ये जो कॉलन, सीकम प्लस मलाशय, यानी ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, देखिए वर्मीफॉर अपेंडिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है कृमि रूप परिशेषिका, परिशेषिका। और इसका इंग्लिश में क्या होता है, वर्मीफॉर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इसलिए नाम क्योंकि देहात में भी, चाहे वो पढ़े हों या ना पढ़े हों, अपेंडिक्स को ही जानते हैं, कृमि रूप परिशेष का कठिन वर्ड, इसलिए उसको बारे में बहुत कम। और फिर इसके बाद बड़ी आंत का यह भाग जो होता है वो क्या होता है, कॉलन। एक पार्ट ये हो गया, बड़ी आंत का ही माना जाता है भाग यह कॉलन। और यह कृमि रूप परिशेष का जो है यह अंधी नली भी होती है। और ये भाग इसका जो होता है यह मलाशय, जिसमें अपशिष्ट भोज्य एकत्रित होता है, रेक्टम। बाद में यह गुदा द्वारा अर्थात एनस, एनस के द्वारा जो है ये गुदा द्वार। तो इस तरह से यह हमारा पूरा आहार नली का यह पार्ट्स हो गया। अभी हम आपके सामने ये डायग्राम दिए हैं, फिर हम बखूबी तरह से इसको ध्यान से पुनः एक बार फिर रिपीट करते हैं, ताकि पाचन की क्रियाविधि आपको ऐसे ही तैयार हो जाए। पुनः हम सिस्टमेटिक चलते हैं। पाचन कहते किसे हैं,
मुख द्वारा ग्रहण किए गए जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की परिघटना को पाचन कहते हैं। पाचन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक पाचन जो भौतिक पाचन, दूसरा पाचन रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन का तात्पर्य क्या है कि भोजन पर वार करके उसको तोड़ा जाए, बड़ा है उसको तोड़ा जाए। दांत के द्वारा होता है मुख गुहा में, आमाशय में होता है और बड़ी आंत में। ये 3 स्थानों पर भौतिक पाचन संपादित होता है। फिर इसके बाद यह रासायनिक पाचन की जो गतिविधि है, आप देख लीजिए। पहले मुख गुहा, यहाँ पर भौतिक पाचन होता है। यह आपका आमाशय है, ये पार्ट्स इस आमाशय में होता है भौतिक पाचन। फिर इसके बाद जो आहार नली, छोटी आंत की नली यहाँ आती है, तो छोटी आंत के क्रमाकुंचन गति के कारण यहाँ पर भी भौतिक पाचन कुछ होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक पाचन की। तो एक तरफ से हम इसको देखते चलें। रासायनिक पाचन की जो क्रियाविधि प्रारंभ होती है वह पहले हमारे मुख गुहा में होती है। मुख गुहा में कैसे होती है? मुख गुहा में लार ग्रंथि है, जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हमारे मुख गुहा में होती है। यह लार ग्रंथि एंजाइम्स का स्रावण करती है, जिसमें 2 प्रमुख एंजाइम, एक होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम है यह क्या करता है, हमारे भोजन के पार्ट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। मंड को ये कार्बोहाइड्रेट यानी सैकराइड में तोड़ता है। और जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है कि भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये है लाइसोजाइम और टाइलिन का काम। बात समझ में आई? इसके बाद हम भोजन पीछे मुख गुहा के बाद जाता है ग्रसनी में। तो ग्रसनी में भोजन का कोई पाचन होता नहीं है। ग्रसनी में श्वास नली भी जुड़ी होती है। श्वास नली के अधर तल पर एपिग्लॉटिस ढक्कन होता है, जो उसे भोजन के निगलने पर उस श्वास नली को बंद कर देता है। अगर श्वास नली बंद नहीं होगा तो वह भोजन हमारे ग्रास नली में जाने के बजाय जो नली यहाँ से श्वास नली में जाएगी उसके माध्यम से फेफड़े में पहुँच सकता है, जिसमें फेफड़े में सड़न पैदा हो सकती है। अब भोजन ग्रसनी के बाद कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में चला जाता है। और ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, क्योंकि इसके दीवार में श्लेष्मिक लेयर होता है, जो श्लेष्मिक ग्रंथियां भी होती है, जो श्लेष्म को स्रावित करती है और भोजन को खिसकाने में मदद करती है। जैसे ही भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय के मुख पर पहुंचता है, तो आमाशय के मुख पर एक वाल्व होता है जिसको कार्डियक वाल्व कहते हैं। ये कार्डियक वाल्व, यहाँ भी एक वाल्व होता है। और जैसे ही भोजन इस कार्डियक वाल्व के पास पहुँचता है, वैसे ही यह आमाशय क्रमाकुंजन गति करता ही है। जैसे ही बंद होगा वैसे ही ये खुल जाता है और भोजन जो है आमाशय में चला आता है। अब भोजन आमाशय में आ गया तो आहार नली का सबसे चौड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग आमाशय ही होता है, जिसमें भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे तक भोजन आमाशय में रहता है और यहाँ कोई भी भोजन लगभग 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, अर्थात पाचन उसका हो जाता है जो आमाशय में है। फिर इसके बाद आमाशय के अधर तल पर, अधर तल माने नीचे, अब नीचे जो है एक पाइलोरिक वाल्व होता है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व
ये वाल्व क्या करता है, जब भोजन 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है तो ये पाइलोरिक वाल्व खुलने के कारण भोजन यहाँ आमाशय से निकल जाता है ग्रहणी में। अब ग्रहणी में चला जाता है भोजन, तो ग्रहणी में सिर्फ रासायनिक पाचन ही होता है, यहाँ भौतिक पाचन होता ही नहीं है। अब भोजन जैसे ही ग्रहणी में आता है, यहाँ पित्ताशय से पित्तरस, आमाशय से कोई भी भोजन आता है वो अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि हमारे शरीर का ये एक ऐसा पार्ट्स है जिसमें HCl अम्ल स्रावित होता है, जिससे भोजन अम्लीय हो जाता है। अब भोजन चला आता है ग्रहणी में, तो ग्रहणी में जैसे ही भोजन आता है, यहाँ पित्ताशय से पित्तरस आता है और यह पित्तरस हमारे भोजन जो अम्लीय माध्यम में है उसको बदल देता है क्षारीय माध्यम में। अब हमारा भोजन अल्कलाइन माध्यम में हो गया और अग्न्याशयी नली से कुछ हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट होकर, सिक्रीट का मतलब निकल करके वह हमारे ग्रहणी में आता है। और जैसे ही ग्रहणी में भोजन अग्न्याशयी रस और पित्तरस ये दोनों आते हैं और उस स्तर पर भोजन का पाचन लगभग रासायनिक माध्यम में पूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन तो पूर्ण पच गया, बड़े पदार्थ छोटे पदार्थ में बदल गए। अब इसके बाद यह भोजन हमारे छोटी आंत्र में चला जाएगा। जब छोटी आंत्र में जाएगा भोजन, क्योंकि भोजन पचने के बाद खराब अलग हो गया, अच्छा अलग हो गया, लेकिन अच्छे को निकालने के लिए हमारे छोटी आंत्र में रसांकुर होते हैं। रसांकुर, ये रसांकुर क्या करते हैं, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी पोषक तत्व है उस पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं और पोषक तत्व को ग्रहण करने के बाद यह रसांकुर उस पोषक तत्वों को रक्त में प्रवाहित कर देता है और उस रक्त के माध्यम से वह पोषक तत्व हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक धीरे धीरे पहुंच जाता है और कोशिकाओं में उस भोजन का पुनः ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का दैनिक जीवन में उपयोग होता है। अब जैसे ही भोजन इस छोटी आंत में आया, रसांकुर ग्रहण के लिए लिया, अब बचा सिर्फ अपशिष्ट भोज्य पदार्थ। वह अपशिष्ट भोज्य पदार्थ इस बड़ी आंत के कॉलन में डाल दिया जाता है और जब बड़ी आंत के कॉलन में अपशिष्ट भोज्य पदार्थ जाता है तो बड़ी आंत के कॉलन में अपशिष्ट भोज्य पदार्थ से पानी की मात्रा को उसमें से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। शेष बचे हुए मलविष्टा को मलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। वह नली मलाशय में प्रवाहित कर देता है और फिर अपशिष्ट भोज्य पदार्थ गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और इधर जो दाहिनी तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, दाहिनी तरफ हमारा इधर का पार्ट्स क्या है, राइट हैंड साइड, इधर का पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा न समझ ले कि हमारा हाथ इधर है तो ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। ये आनली सिद्ध ऐसे बनी है सीधे, तो इधर का पार्ट्स राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड। इसलिए हम समझेंगे तो हमारे राइट हैंड में, राइट हैंड का मतलब क्या हुआ कि हमारे स्प्लीन के पास में ठीक यह वर्मीफॉर अपेंडिक्स होती है, क्रीमरियो प्रोसेस का जिसका नाम है, यह हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। इस अंग का हमारे शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं है। यह हमारे पूर्व काल के सदस्यों में पूंछ कशेरुकाएँ पाई जाती थी, जो धीरे धीरे विलुप्त होकर के आज भी अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में अंधी नली के रूप में पड़ी हुई है। और यह रोग नहीं है, यह एक पार्ट्स है, लेकिन इसके संक्रमित हो जाने के बाद, इसके संक्रमित हो जाने के बाद यह
स्वेलिंग करके इसमें पॉइजनस हो जाता है। कभी भी भोजन का पार्ट्स यहाँ से अगर खुल जाए, किसी कारणवश खुल जाता है, भोजन का पार्ट्स इसमें आ जाता है, तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाता है, अर्थात पाचन नहीं हो पाता है, और भोजन हमारे नली में पड़ा ही रह जाता है, और भोजन की यहाँ पर सड़न होने लगती है, और सड़न के कारण यह नली धीरे धीरे सूज करके कभी न कभी ब्रेक कर जाती है। ब्रेक करने से पहले इस नली में इतनी दर्द होती है कि डॉक्टर फिर उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखता है इसके संक्रमण की स्थिति को, तो वह सीधे सूचित कर देता है कि आपको अपेंडिक्स हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है। अरे भाई, अपेंडिक्स तो हुआ नहीं है, अपेंडिक्स तो पहले से ही था। वह क्या हुआ, यह वर्मीफॉर अपेंडिक्स क्या किया, संक्रमण के कारण ये सड़ गया, जिसके कारण से इस वर्मीफॉर अपेंडिक्स को हमें बाहर निकलवाना पड़ा। इसलिए अपेंडिक्स को कहा जाए उभर गया एक तरह से, तो इसे डॉक्टर यही से ऑपरेट करके इसे बाहर कर देता है, और इसके बाद यह हमारा फिर पूर्ण रूप से यह सही रहता है। तो पाचन की क्रियाविधि में हर पार्ट्स को देखते हुए हमें समझते हैं कि लगभग आपको पूर्ण समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो इसे फिर कमेंट्स करके भेजें, उसका निवारण हम करेंगे।